नमस्कार। बीच बहस के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है पोस्ट कोविड और वायरल बीमारियां। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन स्टूडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें किसी भी परिचय का कोई मोहताज नहीं है आज वो, लेकिन फिर भी हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। सर प्रोफेसर एमरिट्स हैं एट एसएमएस और अभी फिलहाल वो वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। और सर से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कोविड के 3 फेजेस जो हैं वो सभी ने देखे हैं। कोई फर्स्ट फेज में बीमार हुआ, किसी ने सेकंड वेव के अंदर अपने जो है स्वास्थ्य का खतरा उन्हें महसूस हुआ, कईयों ने जान गंवाई। तो ऐसे में जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम की हम बातें करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर पर आपने कोविड के अंदर जितनी सेवाएं अपनी दी हैं राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तो हम आपके एक्सपर्टीज से जानना चाहेंगे कि आखिर बीमारियों का पैटर्न किस तरीके से कोविड के बाद में बदला है। आई थिंक मैम ये बहुत ही अच्छा और इंक्लूसिव क्वेश्चन है। कोविड 19 एक अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ थी और उस कोविड 19 के अंदर 3 वेव्स आई थी। फर्स्ट वेव जिसको अल्फ़ा वेव किया कहा जाता है, जो मार्च 20 में आई थी। सेकेंड वेव जिसको डेल्टा वेव कहा जाता है, जो मार्च अप्रैल 21 में आई थी। और उसके बाद थर्ड वेव ओमिक्रॉन आया था। मैम नो तीनों वेव्स के मंजू जी काफ़ी घातक परिणाम थे, लेकिन जो सेकेंड वेव थी डेल्टा वेव वो सबसे अधिक खतरनाक थी। अगर हम पोस्ट कोविड लक्षण की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्फ़ा वेव जो कि फर्स्ट वेव था वो मॉडरेट वेव थी, जिसमें पेशेंट को करीब 10 to 15% पेशेंट को आईसीयू और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए थे। लेकिन जो सेकेंड वेव थी डेल्टा वेव थी वो बहुत खतरनाक वेव थी और उस वेव के अंदर लंग कॉम्प्लिकेशंस बहुत हुए। करीब 30% लोगों को आईसीयू की ज़रूरत हुई और उसमें डेथ जिसको कि हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं वो बहुत अधिक थी। सेकेंड वेव चूँकि खतरनाक थी तो सेकेंड वेव के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी बहुत अधिक हुआ। और थर्ड वेव जिसको ओमिक्रॉन वेव बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी। प्रैक्टिकली सारी पॉपुलेशन में ये थर्ड वेव के द्वारा, ओमिक्रॉन वेव के द्वारा कोविड हुआ था, लेकिन इसके लक्षण बहुत माइल्ड थे और इसका भी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है माइल्ड हुआ था। अब पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है? जब मैम कोविड ठीक हो जाता है तो काफ़ी पेशेंट तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, बट एक बड़ी संख्या में पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें 3 से 9 महीने तक कोई न कोई लक्षण होते हैं। ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं ये हेड टू टोज पूरी बॉडी में कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। आपने देखा होगा कोविड होने के बाद कई लोग कहते हैं कि उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई है, वो किसी डोमेस्टिक हेल्प को बुलाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने काय के लिए बुलाया है, किसी को फ़ोन लगाते हैं, भूल जाते हैं क्या कहने के लिए फ़ोन लगाया है। उसके बाद ये हार्ट और लंग्स को भी अफेक्ट कर सकती है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम हार्ट और लंग के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ था सेकेंड वेव और डेल्टा वेव के बाद। मैम एक स्टडी आया मंजू जी कि जिनको सेकेंड वेव हुआ था डेल्टा में, उनमें काफ़ी अधिक संख्या में यंगर एज ग्रुप और मिडिल एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक पाया गया और उनमें हार्ट में और लंग्स में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ये हार्ट और लंग कॉम्प्लिकेशन, यंग एज पे हार्ट अटैक, यंग एज पे ब्रेन में क्लॉट जिसको कि लकवा या स्ट्रोक बोलते हैं, और लंग्स का हार्ड होना जिसको कि फाइब्रोटिक लंग डिजीज बोलते हैं, सांस में दिक्कत हो जाती है। ये पोस्ट कोविड के रूप में सेकेंड वेव के बाद अधिक पाए गए। थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन वेव है उसमें अधिकतर पॉपुलेशन को ये कोविड हुआ था, लेकिन थर्ड वेव के अंदर पोस्ट कोविड लक्षण इतने घातक नहीं थे। बस मेनली उनको टायर्डनेस, फटीग, लेथार्जी और थोड़ा सा फॉगिंग ऑफ मेमोरी हुआ, जिसमें उनकी याददाश्त और कंसंट्रेशन अफेक्ट हुआ। पोस्ट कोविड सिंड्रोम कोविड के बाद होने वाले लक्षण को कहते हैं, जो 9 महीने से 1 साल तक भी हो सकते हैं। अतः जिनको बहुत सीवियर डिग्री का कोविड हुआ और उनमें किसी भी तरह के अनयूजुअल लक्षण होते हैं मैम, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है वो पोस्ट कोविड के लक्षण हो।
आपने जिस तरीके से कहा कि कोविड टाइम्स में लंग्स इफेक्ट हुए, हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट इफेक्ट हुए, मेमोरी जो फॉग आपने बात कही, ब्रेन फॉग, वो वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई, लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आया है डॉक्टर साहब कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये पोस्ट कोविड की वजह से है, क्योंकि कोविड में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था कि वो बहुत सारी पॉपुलेशन को कोविड हुआ था, जैसे आपने कहा थर्ड वेव के अंदर बच्चों में भी हुआ था, कईयों में उसके सिम्टम्स उस टाइम पे भी नहीं क्रिएट हुए थे। तो किस तरीके से ये जान सकते हैं मरीज की अभी जो चीजें हैं वो कोविड की वजह से हो रही हैं या फिर नॉर्मल भी है, क्योंकि खांसी बुखार होना, शरीर दर्द करना वो उस टाइम पे भी होता था। तो कैसे ये पहचाना जा सकता है कि ये कोविड की वजह से ये जो कोविड सिंड्रोम वाली बात है उसकी वजह से है या फिर ये नॉर्मल जो वायरल है उसकी वजह से है? ये आपका बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर खांसी जुकाम बुखार होता है तो क्या ये रिसर्जेंस ऑफ कोविड है या सिंपल एक वायरल फ्लू है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। आजकल मैम कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं जिसको कि इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, और करीब 20 से 25 प्रकार के वायरल इन्फेक्शन खांसी जुकाम बुखार को कॉज कर सकते हैं। बट ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कोविड की तर्ज पे लंग को डैमेज नहीं करते। एक सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो कोविड या स्वाइन फ्लू, जो सबसे खतरनाक दो तरह के वायरल इन्फेक्शंस माने जाते हैं जो लंग्स को डैमेज करते हैं, वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं। और आपने कोविड के समय एक देखा होगा और सीखा भी होगा कि उस समय हम एक ब्लड सैचुरेशन मापते थे जिसको कि हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। आज की तारीख में भी वायरल इन्फेक्शन के होते हुए इस पल्स ऑक्सीमीटर की बहुत आवश्यकता है। हर घर परिवार में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ये वायरल इन्फेक्शन जो खतरनाक होते हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू और कोविड जो कि लंग्स को डैमेज करते हैं, उनका एक सबसे बड़ा लक्षण होता है सांस में दिक्कत होना, चलने फिरने के अंदर आपको दिक्कत आना और पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन का 90 के लेवल से कम आना। एक मैं हमारे दर्शकों की नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि जब हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए। बेस्ट ऑक्सीजन लेवल 94 टू 96 माना जाता है। बट किसी भी तरह के वायरल बुखार में चाहे जुकाम खांसी हो, इवन आज जब कोविड के केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे फिर भी हो, तो आपको ऑक्सीजन जरूर देखते रहना चाहिए, या अगर सांस में दिक्कत हो तो आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का बॉडी रेजिस्टेंस कम है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो 60 साल से बड़े व्यक्ति हैं, जिन लोगों में डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, अस्थमा की बीमारी है, जो कैंसर के रोगी हैं, जो जोड़ों के दर्द के रोगी हैं, और कई ऐसी बीमारियां जिसमें पेशेंट्स को स्टेरॉयड नामक दवाई लेनी पड़ती है, उदाहरण के तौर पे जिनका किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, इन लोगों में हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जिसको कि हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो कम होती है। ओल्ड एज में तो ये स्वतः ही कम होती है। तो इन लोगों में अगर कोई भी वायरल फीवर होता है, जुकाम खांसी बुखार वो होता है, तो थोड़ा भी सांस में दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा कि अगर ये घातक वायरल इन्फेक्शन होगा जैसे कोविड या स्वाइन फ्लू, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाता है, सांस में बहुत दिक्कत हो जाती है, पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, और जो सिंपल इन्फ्लुएंजा लाइक बुखार होते हैं उनमें जुकाम और मामूली खांसी होती है। बट सांस में जब तक लंग इन्वॉल्व नहीं हो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, दिक्कत नहीं होती। एक कोविड के बाद में ये भी लोगों में एक थोड़ी आशंका हमेशा बनी रहती है, अलग अलग तरीके के वायरस जो हैं वो आज के समय पे आ रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था, 2023 में भी हमने देखा था लास्ट के टाइम पे कि निपाह वायरस को लेकर के कुछ खबरें आई थी। तो ये वायरस के बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे कि कितना लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि वायरस के बाद कोविड के बाद में लोगों में ये डर भी थोड़ा सा पैदा हो गया कि पता नहीं कब कौन सा जो वायरस है उसकी वजह से उतने ही बड़े स्तर पर वो बीमारियां वगैरह ना फैलने लग जाएं। तो उस पर आप कुछ बताना मैं चाहेंगे? बताना चाहूँगा, हमारे एटमॉस्फेयर में सैकड़ों वायरस घूम रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब कोविड आया था तो 650 तरह के कोरोना वायरस पाए गए थे, लेकिन सिर्फ 4 या 5 कोरोना वायरस जिन्होंने अल्फा डेल्टा ओमिक्रॉन नामक
वेव्स क्रिएट किए। बाकी वायरसेस इतने वीक वायरसेस थे कि उनमें डिजीज़ फैलाने की क्षमता नहीं थी। आजकल भी एक हम टेस्ट करते हैं जिसको कि बायोफायर नाम दिया जाता है। जब भी खांसी कफ जुकाम हो जाता है उसमें हम 25 तरह के वायरसेस को टेस्ट करते हैं। तो अधिकतर वायरसेस मामूली रक्षण पैदा करते हैं और कुछ वायरस होते हैं जो घातक होते हैं। मेनली इन वायरल इन्फेक्शन में खांसी जुकाम बुखार क्यों होता है? बिकॉज इन वायरसेस का बॉडी में एंटर करने का जरिया आपकी सांस की नली होती है। जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा तो ये वायरस हमारे लंग्स में प्रवेश कर जाते हैं। और अधिकतर वायरसेस बहुत माइल्ड वायरस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा बोलते हैं या ILI हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन और इंडिकेशंस बोलते हैं, जो कि खांसी जुकाम बुखार इंडिकेट करते हैं। ये स्वतः ही 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट अगर आपका बुखार लंबे समय तक चल रहा है, आपका सिर दर्द बहुत हो रहा है, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आप लाइट की तरफ नहीं देख पाते हैं, जिसको कि हम फोटोफोबिया बोलते हैं, आपके हाथ पांव में वीकनेस आ गई है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज कोविड और स्वाइन फ्लू के अलावा ये जो दूसरे वायरसेस भी हैं, कभी कभी कुछ इस तरह की बीमारियां, जैसे कि एक हम बीमारी का नाम बोलते हैं गुलन-बेरी सिंड्रोम, जिसमें शुरुआत खांसी जुकाम बुखार से होती है और मरीज के नीचे के पाँव में वीकनेस आना शुरू होता है। 2-4 दिन में पेशेंट चलना बंद कर देते हैं और उनको पैरालिटिक इफेक्ट आ जाता है। एक बीमारी होती है जिसको पॉलीमायसाइटिस बोलते हैं, जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है और पेशेंट को कभी कभी अचेतना भी आ जाती है। तो मेरा एडवाइस दर्शकों को ये रहेगा कि वायरल बुखार को आप हल्के में नहीं लें। अगर आपको 2-3 दिन में वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप यही समझिए कि इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है। बट कभी कभी आपको लग रहा है कि लक्षण थोड़े लंबे चल रहे हैं तो मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल एडवाइस लेना उचित रहेगा, क्योंकि ये कोई डिफरेंट वायरस तो नहीं है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। जी। और एक बहुत ही कॉमन सवाल ये है जो एक तरफ मरीजों के लिए है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स के लिए भी मैं पूछना चाहूँगी कि हमने ये देखा है कि जब खांसी जुकाम होते हैं, जैसे आपने भी कहा कि नॉर्मल अगर वायरस है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो हमने ये काफ़ी बार देखा है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, घरेलू उपाय हम लोग अपनाते हैं जो परंपरागत तौर पे चले आते हैं। तो और दूसरी तरफ ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं खांसी जुकाम की केसेस को लेकर के या हल्का बुखार है, तो हमने दोनों तरह की प्रैक्टिसेस देखी हैं आम लोगों ने। एक तरफ आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नॉर्मल खांसी जुकाम है तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कई तरह की दवाइयां आपको दे देंगे। तो एक जो ये भ्रांति है या इसको एक कॉमन कहीं प्रैक्टिस में आ गया है कि कौन सी एक थिन लाइन है जहां पर एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा वेट किया जा सकता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाए। और डॉक्टर्स जो हैं आजकल हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स, खासतौर से गांव के अंदर लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी भी होती है कि वो कितनी दवाइयां आपको लिख के दे रहे हैं, इन्होंने तो कुछ इलाज ही नहीं किया, उस चक्कर से काफी दवाइयां डॉक्टर मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। उसमें हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जो पेशेंट के लक्षण हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। मेरा इसका स्पेसिफिक एडवाइस मैम यही होगा कि जब भी वायरल के लक्षण हो, उसके कॉमन लक्षण है जुकाम, आंखों में जलन, सिर दर्द, खांसी और बुखार। अगर ये लक्षण जो आप सिंपल दवाइयाँ ले रहे हैं उससे अगर 1 या 2 दिन में सेटल हो जाते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिकतर लोगों में, मैं इतना कहूँगा करीब 85 to 90% लोगों में, 10 में से 8 या 9 लोगों में ये सेटल हो जाते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये लक्षण सेटल नहीं हो रहे हैं और या फिर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे आप डायबिटिक हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप कैंसर के रोगी हैं, तो हमेशा ये बहुत एडवाइजेबल है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपने विवेक के अनुसार जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, बिकॉज इन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने के डर रहते हैं।
शुरुआत तो वायरल फीवर से होती है, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और वायरल के कई तरह के दुष्परिणाम लंग्स, हार्ट और किडनी पे भी हो जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। बट यस, अधिकतर लोगों में ये 3 से 5 दिन में वायरल इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाता है। बट पेशेंट और परिवार के द्वारा ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आपको कोई दूसरी बीमारियां हो या फिर आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हों और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही हो, आप वीक होते जा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना उचित रहेगा। बिकॉज कई एटिपिकल वायरल इन्फेक्शंस जो बॉडी के कई सिस्टम्स को डैमेज कर देते हैं और स्पेशली इस सीज़न में हमें कई पैरालिसिस के केसेस भी देखने को मिले हैं, हार्ट और लंग के अफेक्शन को भी केसेस देखने को मिले हैं। वो होते रेयर है, लेकिन अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो पेशेंट को बहुत मदद मिलती है। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरल डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज भी होती हैं, उनमें पेंडेमिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने कोविड में देखा ही है। तो ये देखा जाता है अमूमन कि परिवार में अगर एक को जुकाम हुई है या एक को बुखार है तो सभी को हो जाएगा, ऑफिस में भी ये चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग अपना सकते हैं? मैम, आपने इतनी अच्छी चीज पहुंची है। वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? वायरस एयर में होते हैं जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, और जिस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है वो जब एक बार छींक करता है या खांसी करता है तो जो वायरस के कीटाणु होते हैं वो 3 से 6 फीट दूर जाके गिरते हैं। अतः ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस किसी को वायरल इन्फेक्शन हो, खांसी जुकाम बुखार हो, वो एक मास्क का यूज़ करें। अगर आप मास्क यूज़ करेंगे और आपको खांसी जुकाम बुखार आएगा, अगर खांसी जुकाम छींक नहीं भी आती है, जब वायरल इन्फेक्शन द्वारा पेशेंट सिंपल सांस लेता है तो सांस के द्वारा भी 2 से 4 फीट तक वो कीटाणु हवा में छोड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति उस एरिया में आपके कांटेक्ट में आएगा वो ये कीटाणु ग्रहण कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वायरल इन्फेक्शन वाला व्यक्ति अगर मास्क यूज़ करे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा सकता है, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और वर्क प्लेस पे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा कोविड में हमने मास्क लगाना सीखा। आप कभी भी किसी कंजेस्टेड प्लेस में जाएं, कहीं मॉल में जाएं, पिक्चर हॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, अगर आप फ्लाइट पे ट्रेवल करें आपको पता नहीं किस तरह के लोग बैठे हैं। अगर आप मास्क यूज़ करें तो अधिकतर आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन आपके परिवार में है वो तो मास्क यूज़ करे ही करे। आपके परिवार में जो वृद्ध लोग हैं, दादा दादी, माता पिता, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, अगर वो प्रिवेंटिव तौर पे मास्क यूज़ कर लें तो उनका प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है। बिकॉज आप इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे और वो वायरस को अंदर नहीं ले जा रहे। आपने कोविड टाइम में सुना होगा मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल यही होता है, जब आप सांस लेते हैं तो 2 से 4 फीट तक कीटाणु जाते हैं, खांसी या छींक करते हैं तो 6 फीट तक कीटाणु जाते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो दूसरा व्यक्ति इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें खांसी जुकाम होता है तो हम नोइंगली अननोइंगली मुंह पे हाथ लगा देते हैं और तो हमारे ये वायरस के कीटाणु हाथ पे चिपके रहते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिसको जुकाम खांसी बुखार हो आप उससे हैंडशेक नहीं करें, आप सिंपल नमस्ते कर लें। और अगर आप खुद इससे अफेक्टेड है तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें ताकि इससे आप कीटाणु ट्रांसमिट नहीं कर पाए। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और इससे लगता है कि बाकी सब लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मास्क जो है वो सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं था। अगर आप पब्लिक हाइजीन की बात करेंगे, आप अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखेंगे तो आप तमाम तरह की जो बाकी वायरल बीमारियां हैं उनसे भी खुद भी बच सकेंगे और अपने अपनों को भी बचा सकेंगे। एक सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लोगों में क्वेरी होती है कि जैसे कई वायरल डिजीज हैं जिनके लिए तो टीके मौजूद हैं, चिकन पॉक्स हो गया हमारा, मीजल्स मम्स रूबेला हो गया, हमने कोविड की वैक्सीन हमने बनाई है। तो क्या ये जो खांसी जुकाम इतना फ्रिक्वेंटली हर बार मौसम बदलता है तब कुछ लोगों को खांसी जुकाम होता है, क्या इसका कोई टीका नहीं? आपको जान के खुशी होगी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गया है। ये जो सिंपल खांसी जुकाम बुखार वाला जो वायरल इन्फेक्शन है इसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और आजकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गया है मैम, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। मेरा आम नागरिकों से ये आग्रह होगा
कि आप प्रति वर्ष ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लगवाएं, बच्चों में भी लगवाएं, और स्पेशली जो एल्डरली सिटीजन्स हैं उनमें भी ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रति वर्ष लगना ही चाहिए। जिनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगता है मैम, ये स्वाइन फ्लू से भी प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ साथ कॉमन वायरल इन्फेक्शंस को टोटली प्रोटेक्ट करता है, और अगर वो होते भी है तो बहुत माइल्ड होते हैं। इसके साथ साथ एक वायरस नई तरह का आजकल देखा गया है जिसको आपने नाम सुना होगा, हर्पीज जॉस्टर बोलते हैं। एक हर्पीज जॉस्टर नामक बीमारी होती है, आपने देखा होगा, ये बहुत ही पेनफुल दर्दनाक बीमारी होती है जिसमें मुंह पे, आपके होठों के पास, आपके चेस्ट के ऊपर दाने दाने निकल के हर्पीज नामक बीमारी हो जाती है। आजकल हर्पीज जॉस्टर का भी एक बहुत अच्छा वैक्सीन निकल चुका है, और ये हर्पीज जॉस्टर का वैक्सीन 50 साल के ऊपर हर नागरिक को लगाना चाहिए, और जिन नागरिकों को कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, उनको तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा कुछ नए वैक्सीन्स, आपने नाम सुना होगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जिसको कि हम ब्रेन फीवर बोलते हैं, आजकल मेनिंजाइटिस और ब्रेन फीवर के भी वैक्सीन निकल चुके हैं। तो कई तरह के वायरल वैक्सीन्स निकल चुके हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट 2 वायरल वैक्सीन्स हैं। एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि स्वाइन फ्लू में भी प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा एक हर्पीस के प्रति वैक्सीन जिसको शिंग्रिक्स वैक्सीन बोलते हैं। वो भी डॉक्टर की सलाह से आपको जरूर लेना चाहिए, जो लोग इसको लेने के लिए एलिजिबल हों। आप सभी लोग कोविड वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी तक का डेटा ये सामने आया है मैम कि जिन्होंने 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी लगाई है वो कोविड से प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन से बचना है, वैक्सीन से भी ज़्यादा इफेक्टिव मास्किंग होता है। जब आप वायरस को इनहेल ही नहीं करेंगे तो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो ये सब आप, लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों में तो ये भी भ्रांति है कि जिन्होंने कोविड के वैक्सीन लगाया, खासतौर से बूस्टर डोज जिन्होंने लगाया है, उनको ये लगता है कि हमें जो ये वायरल बीमारियां हो रही हैं ये शायद उस वजह से हो रही है क्योंकि हमने बूस्टर डोज लगवाया, उसके कुछ जो हैं रिएक्शंस हैं ये। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों में जो ये भ्रांतियां हैं टीकों को लेकर के? मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स बताना चाहूँगा, साइंटिफिक डेटा देना चाहूँगा। बहुत रिसर्च हुई है, और जो वैक्सीनेशंस लगाए गए हैं ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से, मतलब ये जो वायरस है इनमें बहुत वीक वायरस है जिसको इतना वीक कर दिया गया है कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकते। और साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि ये जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को कोरिलेट किया जा रहा है ये वैक्सीन के कारण नहीं है, बट ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के कारण है। आपको कोविड हुआ था, उस कोविड के कारण आप में ब्लड का थक्का बनने की टेंडेंसी हो गई, लंग्स आपके हार्ड हो गए, हार्ट और लंग के अंदर क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो गई। वो टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली हम वैक्सीनेशन से कोरिलेट कर रहे हैं, बट साइंटिफिक डेटा ये है कि वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से सेफ था, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जिन कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, इट इज़ ए आउटकम ऑफ पोस्ट कोविड सिंड्रोम। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सेकेंड डेल्टा वेव के बाद जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम हुए हैं उनमें स्ट्रोक जिसको कि लकवा बोलते हैं, हार्ट अटैक जो कि हार्ट की धमनियों का ब्लॉकेट बोलते हैं, लंग्स जो कि फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ बोलते हैं, ये सेकेंड डेल्टा वेव के कारण बहुत अधिक हुए हैं। और जब उन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया तो रूटीन में जिनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होना था वो इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। बस साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि वैक्सीन पूरे रूप से सेफ है। जी, और अंत में डॉक्टर साहब हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में ये जीवन शैली जो हमारी आजकल थोड़ी बिगड़ती जा रही है, आजकल जिस तरीके से हम लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो उसमें जब तक डॉक्टर नहीं कहते, अगर आप मॉर्निंग में भी जाएंगे तो पार्क में हम लोगों को या तो बहुत बुजुर्ग जिन्हें डॉक्टर ने कहा होगा कि नहीं अगर आप अब दौड़ेंगे नहीं तब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और बाकी जो लोग अभी भी जिनको वो एक अलार्म का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमें डॉक्टर कहेंगे तभी हमें जाना है, तभी हमें अलर्ट होकर के अपने फूड हैबिट्स को लेना है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आज बहुत सारे वायरस जो हैं वो हो रहे हैं और हमारी जो जीवन शैली पहले से बदल रही है, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, तो उसमें खतरा हमारे स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या सलाह आप आम लोगों को देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को यही कहना चाहूँगा, कितना भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ जाए, अगर हम अपना बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ा लें
तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब कोविड आया था तो साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि जो लोग रेगुलर एथलेटिक्स करते थे, रेगुलर जिम और फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उनमें एक केमिकल का नाम है जिसका IL-6 और एक केमिकल का नाम है IL-10। IL-6 के द्वारा तो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होते थे, लेकिन जो फिजिकली एक्टिव, जिमिंग, न्यूट्रिशन लेते थे और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, उनमें एक IL-10 नाम का केमिकल बनता था जो कोविड के लक्षण को रोकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, वो अच्छा न्यूट्रिशन, टाइमली फूड हैबिट्स और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अपना ऑप्टिमल वेट बनाए रखें, सात्विक और पौष्टिक आहार लें, प्रॉपर टाइमली फूड लें, बॉडी रेजिस्टेंस आपका डेवलप होगा तो आप किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शंस को ओवरकम कर पाएंगे। आप स्वयं ये ऑब्जर्व करिएगा, जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, जो पौष्टिक आहार करते हैं, जो समय पे खाना लेते हैं और जो रेगुलर वॉकिंग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप डेफिनेटली नोट करेंगे उन लोगों में वायरल बीमारियां थोड़ी कम होती है। अतः हम अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, सात्विक भोजन लें, पौष्टिक आहार करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लें, अपना वेट नहीं बढ़ने दें, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। मैं सोचता हूँ ये बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जी डॉक्टर साहब, तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमें कोविड टाइम से जो हमने हाइजीन की आदतें सीखी थी, हमें उनकी अब भी पालना करनी है। मास्क है ज़रूरी, 3 फीट की दूरी और फ्रिक्वेंटली हाथ धोएं, जिससे आप अपने और अपने साथियों को जो है इस तरह की जो वायरल बीमारियां हैं उनसे आप बचा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी कुछ वायरल डिजीज से बचाव के लिए टीके आए हैं, तो टीकों के बारे में जो भ्रांतियां हैं उन्हें अपने दिल से निकालें और अपने अपने बच्चों, खासतौर से बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए आगे कदम बढ़ाएं और साथ ही अपनी बेहतर जीवन शैली को अपना करके आप बहुत सारी तरीके की वायरल बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला, दूरदर्शन के दर्शकों के लिए आप आए। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।